हेलो डियर फ्रेंड्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुके हैं, जिनकी वीडियोज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन सभी क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं और रिलेटेड क्विजेज हैं वो केवल और केवल आपको एग्जाम प्रेप ऐप पर मिलेंगे। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और रिलेटेड नोट्स और क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नवंबर 2025 के अंदर या नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर डीबीएफ या जेब एग्जाम अटेम्प्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो डीबीएफ और जेब एग्जाम के लिए बेस्ट जो कोर्स है वो भी आपको हमारी एग्जाम प्रेप ऐप पर मिल जाएगा। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तभी। चलिए, आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एक्सेट्रा अमंग द नेशंस। विभिन्न देशों के बीच में टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। लेकिन कोई किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द नेशंस। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द नेशंस, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द नेशंस ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। दैट अनेबल्स द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड नॉलेज एक्सेट्रा। अगर हम WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है? डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एज अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। इस प्रकार से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है। अगर WTO की बात करते हैं तो WTO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1995 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और जिनेवा किसकी कैपिटल है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। तो ये भी कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है वो कब पॉपुलर हुई थी? ये 1980 के अंदर ज्यादा पॉपुलर हुई थी। ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है इसको पॉपुलर करने का श्रेय जो जाता है वो OECD को जाता है। OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, यानी कि इसके मेंबर्स हैं। उन सभी देशों ने मिलकर इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। किस पर्पज के लिए बनाया था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए और आपसी डेवलपमेंट के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1961 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। और पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिड 1980 जो ग्लोबलाइजेशन है उसको पॉपुलर करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना है OECD को जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति कब आई थी? नई आर्थिक नीति आई थी 1991 के अंदर, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में हम उसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर ही फोकस किया था। हमें क्या जरूरत पड़ी थी ग्लोबलाइजेशन करने की? हमें ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत यह पड़ी थी क्योंकि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे 1990 के अंदर, 1990 के अंदर इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखे थे।
इकोनॉमिक क्राइसिस होने का मतलब ये है कि उन दिनों में इंडिया के पास केवल और केवल 14 डेज के लिए ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा था। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है, हमारे पास केवल इतना ही फॉरेन करेंसीज थी यानी कि डॉलर्स थे कि आने वाले 14 दिन के अंदर जितना हम इंपोर्ट करेंगे उसी की पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद जितना इंपोर्ट की जरूरत होगी हमें उसकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडिकेटर है। तो इसलिए हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करना पड़ेगा और उन पॉलिसीज के अंदर चेंज करके हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया। तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन को कब फॉलो किया गया? 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हमने समझा, जब विभिन्न देशों के बीच में फ्री ट्रेड की सिचुएशन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब विदाउट रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड किया जाता है तो उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या है, ऐसे क्या बेनिफिट होंगे हमें? तो सबसे पहले है ग्रेट एक्सपोजर। ग्रेट एक्सपोजर किसके लिए है? उस हर एक कंट्री के लिए है जो ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक बड़ी मार्केट मिल जाती है। आप केवल आपका जो कंज्यूमर है केवल आपकी कंट्री में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो आपको एक वाइड वैरायटी मिल जाती है गुड्स और सर्विसेज की, वाइड वैरायटी भी मिल जाती है। किसको? कस्टमर्स को। और मार्केट क्या हो जाती है? मार्केट एक बड़ी मार्केट आपको देखने को मिल जाती है। आप केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं रहते, आपके जो कस्टमर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले होते हैं, उन तक आप अपनी रीच पहुंचा पाते हो। तो ग्रेट एक्सपोजर, एक्सेस टू ए वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है लोअर कॉस्ट। किसको बेनिफिट होगा लोअर कॉस्ट का? लोअर कॉस्ट का दोनों नेशंस को बेनिफिट होगा। पहला, वो देश जो प्रोड्यूसर है वो एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको एक्सपोर्ट भी करना है। जब चीजें लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जाती हैं तो जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाती हैं और उसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को भी मिलता है। और कम कॉस्ट कम होने की वजह से जो एमआरपी है वो भी कम रखा जाता है, जिसका बेनिफिट जो इंपोर्टर्स हैं, जहां पर माल इंपोर्ट किया जा रहा है वहां के कस्टमर्स को भी मिलता है। तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। उसके बाद है हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ग्लोबलाइजेशन के चलते जब हम एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जाहिर सी बात हमें ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद है इंप्रूव्ड हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इंप्रूव्ड हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, देखिए जो प्रोडक्ट्स हम पहले यूज नहीं करते थे लेकिन हम अब दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करके भी यूज करते हैं, तो हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं और एक नए टाइप का भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो पहले हमने कभी देखा ही नहीं है। जब उन चीजों की हमें आदत लग जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा रहना खाना पीना सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या रहा वो हम देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट्स ऑन इंडिया। जब 1991 के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया, यानी कि हमने फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया, अदर कंट्रीज को इंडिया के अंदर आकर अपना माल बेचने के लिए हमने अलाउ कर दिया, हमने एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया, यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया इन्वेस्टर्स को। तो उसका जो आउटकम है वो हमें किस फॉर्म में देखने को मिला? तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसके अंदर काफी चेंज हुआ। प्रोडक्शन मॉडल चेंज हो गया। प्रोडक्शन मॉडल कैसे चेंज हो गया? अब हम केवल अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है और हम एक्सपोर्ट पर्पज के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही कंज्यूमर
कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो गया। कंज्यूमर बिहेवियर कैसे कि नए नए प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को देखने को मिल गए मार्केट में, जिसके बाद कंज्यूमर्स का कंजप्शन भी बढ़ गया और उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज हो गई। तो ये हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर देखने को मिला। की डेवलपमेंट देखते हैं कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया तो यहां पर इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने केवल इंडिया के लिए नहीं, अदर कंट्रीज के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। प्लस इंडिया को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ, यहां पर लोगों ने आकर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना स्टार्ट किया, जिससे जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी? जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई और इंडिया क्या बन गई? एक ओपन मार्केट इकोनॉमी बन गई। ओपन मार्केट इकोनॉमी यानी कि यहां पर कोई भी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बिजनेस कर सकता है। हमने सबका वेलकम किया और यहाँ के बिजनेसमैन भी दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। पहले हम केवल अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए ही प्रोडक्शन करते थे, लेकिन फिर हमने फोकस किया ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो उसकी पेमेंट कहां से करेंगे? तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई कि हमें एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी फोकस करना है। एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हमें जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करनी है और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। पहले जो प्रोडक्शन होता था वो कैसे होता था? वो मैन मेड होता था, यानी कि हम मैनुअल करते थे सारा का सारा। लेकिन जब हमने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया तो हमने मशीनरीज को यूज करना स्टार्ट किया, मशीन्स को यूज करना स्टार्ट किया और नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किया हमने। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी हुआ, मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबलाइजेशन को हमने ओपन किया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर। तो ये इंपैक्ट आया इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बनाई हमने, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ गई, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया, पहले केवल मैनुअल काम करते थे, और साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और साथ में आप कह सकते हो कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। उसके साथ ही इसका इफेक्ट क्या आया? ग्लोबलाइजेशन होने से इंडिया के ऊपर इफेक्ट क्या आया? तो इफेक्ट सबसे पहले क्या आया? पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, नए बिजनेसेस ओपन हुए, तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो गई। उसके बाद आपको जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बिजनेसेस इंक्रीज हुए, ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ? अभी मैंने जिक्र किया था, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली लोगों को, स्किल्ड लोगों को, तो जॉब्स क्रिएट हुई। उसके बाद मोर कंज्यूमर चॉइसेस। पहले हमारे पास किसी स्पेसिफिक एक या दो कंपनीज के ही प्रोडक्ट अवेलेबल होते थे, वैरायटीज कम होती थी। अब हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल होती है। तो क्या हुआ? कस्टमर्स के पास चॉइस बढ़ गई। उसके साथ ही हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्रोथ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना भी हमने क्या किया? स्टार्ट किया। जो फार्मर्स थे उनके लिए एक न्यू मार्केट ओपन हो गई, न्यू मार्केट ओपन हो गई। जैसे हम राइस का, वीट्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो फार्मर्स के लिए एक नई मार्केट ओपन हो गई, जिनकी वजह से उनका एमएसपी भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन मशीन फार्मिंग। तो पहले हम केवल मैनुअल फार्मिंग करते थे, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, डिमांड बढ़ी, तो हमने मशीन्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर के अंदर, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा, हमने मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो किया। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट और हमने ग्लोबलाइजेशन को समझा। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? फेयर यानी कि सही, ठीक है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी दूसरी कंट्री के अंदर हम
एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें केवल हमारा ही फायदा ना हो, सामने वाले पार्टी का भी फायदा होना चाहिए, दूसरी कंट्री का भी फायदा होना चाहिए, काउंटर कंट्री का भी फायदा होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। जब म्यूचुअल बेनिफिट की कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें सभी का भला हो, सभी के बेनिफिट के बारे में सोचा जाए। जैसे ऐसे समझिए कि यहां पर ऐसे समझिए कि यूएसए है और यूएसए की कोई कंपनी आकर इंडिया के अंदर एफडीआई करती है या इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहां पर वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन करेगी, तो प्रोडक्शन करते समय उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। प्रोडक्शन करते समय उसके अंदर जो लेबर इन्वॉल्व है, यानी कि जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, उनका शोषण ना किया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, उनको एक फेयर जो बेनिफिट्स हैं, उनकी सैलरी है, वेजेस हैं, वो प्रोवाइड की जाए। प्लस जो भी वो यहां पर प्रॉफिट अर्न करेगी, उस प्रॉफिट का कुछ शेयर क्या किया जाए, यहीं पर रिटेन्ड किया जाए, यहीं पर इन्वेस्ट किया जाए। सारा का सारा प्रॉफिट क्या है, अपनी होम कंट्री के अंदर वो ना लेकर जाए। दूसरा, जो भी वो प्रैक्टिसेस यहां पर करेगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके अंदर वो एनवायरमेंट का ध्यान रखे। उसके अंदर क्या करे, वो एनवायरमेंट का भी ध्यान रखे, एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करे, एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करे। तो ये क्या कहलाएगा, फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या हो, दोनों कंट्रीज को हो, सभी कंट्रीज को हो। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द आइडिया दैट ग्लोबल इंटीग्रेशन शुड नॉट ओनली क्रिएट द अपॉर्चुनिटी बट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इट्स बेनिफिट इक्वली अमंग द पीपल्स एंड नेशन। केवल एक देश के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना हो, सामने वाले कंट्री को भी उतना ही बेनिफिट पहुंचे। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो छोटी कंट्रीज को दबा ना लें। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के फेयर ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स का। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो दो नेशंस होते हैं, जैसे इंडिया और यूएसए का मैंने एग्जांपल लिया, इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लिया, इन कंट्रीज के जो लीडर्स होंगे उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई हम दोनों कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, एक दूसरे पर टैरिफ कम लगाएंगे, उनके डिफरेंट एमओयूज साइन होते रहेंगे समय समय पर, और इनके जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स के अलग अलग मीटिंग्स, डायलॉग, सबमिट होते रहेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, केवल अपने बेनिफिट का जिक्र ना करें। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेशन अमंग द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स हैं, उनके बीच में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए मीटिंग, समिट, कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव होते रहेंगे। उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी उसका इक्वल बेनिफिट पहुंचे, दोनों को बेनिफिट पहुंचे। जैसे कि अगर ग्लोबलाइजेशन होता है, यूएसए की कंट्री है, इंडिया के अंदर क्या कर रही है, यूएसए कंट्री है, वहां की बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब अगर वो केवल एक्सपोर्ट करती रहेंगी तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, हमारे लिए तो इंपोर्ट है, हमारे लिए तो क्या है, इंपोर्ट है। तो ये तो केवल एक साइड का बेनिफिट हो गया। ठीक है, हमें भी बेनिफिट हो रहा है कि हमें गुड्स मिल रहे हैं जो हमारे पास नहीं थे, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना यूएसए को हो गया। तो उसके लिए दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स होंगे उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, डायलॉग्स होंगे, कोऑपरेशंस होंगे। कैसे कि जी हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को फॉलो करेंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ, मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि भाई ठीक है, आप यूएसए की कंपनी हो, यूएसए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आपकी जो मार्केट है, आपके जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट भी है, यहां पर भी आपके कंज्यूमर्स हैं। तो आप ऐसा करो, इंडिया के अंदर ही आकर आप मैन्युफैक्चरिंग करो, जिससे क्या होगा, आपको तो आपकी तो सेल होगी ही होगी, आपका माल बिकेगा, लेकिन हमारे यहां के लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, हमारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया।
तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। अच्छा, मेड इन इंडिया क्या हो गया कि हम केवल इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कहा कि भाई तुम भी माल बनाओ, ठीक है, तुम भी माल बनाओ ताकि हमें केवल बाहरी लोगों पर ही डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो वो मेड इन इंडिया हो गया, ठीक है। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर द शेयर्ड इक्वली। तो ये हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, दूसरा और तीसरा पॉइंट लगभग सिमिलर ही है। और वर्कर्स राइट आर प्रोटेक्टेड एंड दे रिसीव द ड्यू एंटाइटलमेंट्स, ये मैं ऑलरेडी यहां पर जिक्र कर चुका हूं। उनको प्रॉपर सैलरी वगैरह, सारे इंसेंटिव वगैरह, सारे बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर हम क्या करें, उनका एक्सप्लॉयटेशन करें, जैसे ब्रिटिश इरा के अंदर होता था इंडियंस का। इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन, एक छोटी सी टर्म थी, सिंपल। वापस आपको मैं बता देता हूं कि जब भी हम फ्री ट्रेड करें तो उसमें वन साइडेड बेनिफिट नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट होना चाहिए और बेनिफिट शेयर किए जाने चाहिए। और उसके लिए हम क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो दो देशों के बीच में, दो देशों की गवर्नमेंट के बीच में, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एमओयू साइन वगैरह होकर किया जाता है। उनके बीच में डायलॉग मीटिंग सबमिट होते रहते हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन पढ़ा हमने, ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पढ़ा और उसका इफेक्ट पढ़ा इंडिया के ऊपर, और फिर ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अब ग्लोबलाइजेशन का ठीक उल्टा डीग्लोबलाइजेशन। डीग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यहां पर दो टर्म आएंगी जो आपको सीखनी है, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म। ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले डीग्लोबलाइजेशन को समझिए। ग्लोबलाइजेशन का तो मतलब क्या था, इंटीग्रेशन था, कि भाई विभिन्न जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो मिलकर फ्री ट्रेड कर रही थी, कि जो जिसको माल बेचना है, जहां पर बेचना है, वो उनका गुड्स सर्विसेज का फ्री मूवमेंट होता था। लेकिन डीग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करना बंद कर दे, जब कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करना बंद कर दे, दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दे इंपोर्ट के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, डीग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। जैसे रिसेंट में अगर हम देखें, रिसेंट में तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हम चाइना पर, इंडिया के ऊपर क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अपने आप को अदर कंट्रीज से, अदर मार्केट से क्या कर लेना, कट कर लेना, क्या कहलाएगा, डीग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। यानी कि ग्लोबल इंटीग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट ना करना, ग्लोबल इंटीग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट ना करना। तो आइए समझिए, यहां पर डीग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ड्यू टू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। तो यहां पर मैं एक दो एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, अभी प्रेजेंट का सिनेरियो अगर आप देखोगे, तो यहां पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, कि रशिया से कोई भी, रशिया को कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा, इनसे कोई भी क्रूड ऑयल नहीं लेगा, डिफरेंट टाइप की इनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने से क्या हो गया, वो अदर कंट्रीज से उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो वही क्या कहलाएगा, डीग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, या डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यूएसए ने, ठीक है, यूएसए छोड़ो, आप बात करो यूके की, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से, किसने, ब्रिटेन ने, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है डिक्लाइनिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये क्या कहलाएगा, डीग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। या तो खुद आप अदर कंट्रीज से कट कर लें अपने आप को, या बाकी कंट्रीज आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे अलग अलग देशों से ट्रेड करने के लिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डीग्लोबलाइजेशन कहलाती है। इट ऑक्योर्स
during economic and geopolitical crisis when the nations prioritize self-reliance over the इंटरनेशनल ट्रेड, सेल्फ रिलायंस ओवर द इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे यहां पर आया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यूएस यूक्रेन का और रशिया का, तो क्या हो गया, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। ठीक है, यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस का जिक्र हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस का अगर हम बात करें 2008 के अंदर यूएसए के अंदर, 2008 के अंदर यूएसए के अंदर क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज पर भी उसका इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, या 1930 के अंदर 2030 के अंदर ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसको महामंदी कहा जाता है। तो वो भी क्या था, एक इकोनॉमिक क्राइसिस था। उसकी वजह से दूसरे देशों के ऊपर जो उसका इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है, दूसरे अलग अलग देशों के बीच में जो ट्रेड है वो कम हो गया था। तो सब क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ द ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर्स विद इन ए स्पेसिफिक लिमिट टू सेफगार्ड द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, अब यहां पर एक चीज आई कि प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्रोटेक्शन मेजर्स या व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म डी ग्लोबलाइजेशन का ही एक सब पार्ट है, यानी कि इसकी एक नीति है, प्रैक्टिस है, यानी कि डी ग्लोबलाइजेशन कैसे किया जाए, डी ग्लोबलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसका ही एक क्या है, एग्जाम्पल है प्रोटेक्शनिज्म। जब अलग अलग कंट्रीज हमारे देश में, मान लो हमारे देश में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम इंपोर्ट करें अलग अलग कंट्रीज से, तो उससे क्या होगा, हमें माल तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज हैं वो कंपटीशन के चलते क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी रीजनल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट को जब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, प्रोटेक्शनिज्म कहलाएगा। तो यहां पर छोटा सा आपको मीनिंग समझना है, डिफरेंस समझना है, डी ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म में क्या अंतर है। तो डी ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ठीक, उसी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या कहलाएगा, प्रोटेक्शनिज्म कहलाएगा, प्रोटेक्शनिज्म कहलाएगा। तो प्रोटेक्शनिज्म इज व्हेन ए गवर्नमेंट एनेक्ट लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट द इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है या उसको प्रोहिबिट करता है, उसी को प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म में वर्ड आया ना, प्रोटेक्शन किस चीज का प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन क्यों, देखो भाई, जो लोकल इंडस्ट्रीज होंगी उनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं होगी, उसके अंदर प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं होगा, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर टेक्नोलॉजी भी एडवांस यूज की जाती है और प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर किया जाता है, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आती है, इसलिए वो लो कॉस्ट पर सेल कर पाते हैं, जबकि हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा आती है, उनको ज्यादा कॉस्ट पर बेचना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इस चक्कर में क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं और वो इंडिया के अंदर आकर सेल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो कंपीट नहीं कर पाती, क्वालिटी में भी, प्राइस में भी, डिफरेंट फैक्टर्स में कंपीट नहीं कर पाती, इसलिए हमारी लोकल इंडस्ट्रीज का माल नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाती हैं। लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बहुत जरूरी हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि इंपोर्ट को हम बैन कर दें या इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, या इंपोर्ट जो सस्ता पड़ रहा है उसके ऊपर हम टैक्सेस लगाकर, टैरिफ लगाकर उसको महंगा कर दें, या कंपिटिटिव प्राइस पर ले आए, यानी कि लोकल इंडस्ट्री के जो जिस रेट पर प्रोडक्ट बिक रहे हैं लगभग उसी रेट पर हम ले आए, जिसके बाद क्या होगा, कस्टमर की चॉइस होगी कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है, तो वो डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाएंगी, हमारी फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कहलाएंगी। तो किस किस प्रकार से हम जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब क्या है, टैक्सेस। जब हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगा देते हैं तो वो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इंपोर्ट कोटाज, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं उसका एक कोटा सेट कर दें, उसका क्या है, एक कोटा सेट कर दें ताकि उससे ज्यादा इंपोर्ट ना हो, ताकि वो एक लिमिट से ज्यादा हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको इंपैक्ट ना कर सकें। और नॉन टैरिफ बैरियर्स रेगुलेटरी पॉलिसीज दैट मेक्स द इंपोर्ट डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। तो यहां पर हम पॉलिसीज ही ऐसी क्रिएट कर दें कि जो हमें जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़े और लाइसेंस मिलना इतना आसान ना हो, जिसकी वजह से इंपोर्ट करना क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होंगी हमारी प्रोटेक्शनिज्म की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अगर कोई कंट्री प्रोटेक्शनिज्म करती है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, तो उसका आउटकम क्या आएगा, उसका आउटकम ये आएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कमी आ जाएगी, डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूस्ड मार्केट एक्सेस फॉर द एक्सपोर्टर्स। जो अलग अलग कंट्रीज हमें एक्सपोर्ट कर रही थी यानी कि हम इंपोर्ट कर पा रहे थे, उनका इंपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनके लिए मार्केट कम हो जाएगी, मार्केट शेयर कम हो जाएगा। जो एक्सपोर्टर्स थे, जो अदर कंट्रीज थी, अगर मान लो इंडिया ही क्या करती है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो इसलिए जो एक्सपोर्टर थे, जो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करते थे, तो उनके लिए मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइजेस, जब इंपोर्ट जैसे चाइनीज गुड्स हैं हम इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन जब वो बैन हो जाएंगे या रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है वो हमें महंगे पड़ते हैं, तो महंगे पड़ते हैं तो प्राइजेस गुड्स के क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नीड फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज, अब जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमने प्रोटेक्शनिज्म किया था, लेकिन केवल हम इंपोर्ट को बैन कर दें उससे उनको बेनिफिट नहीं पहुंचेगा, उनको हमें प्रमोट भी करना पड़ेगा, उनको उठाना भी पड़ेगा, उठाने के लिए हमें उनको ग्रांट्स देनी पड़ेंगी, सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट सब्सिडीज की नीड होगी। उसके बाद है जॉब लॉसेज इन अदर सेक्टर्स, तो जब हम इंपोर्ट्स को क्या करते हैं, बैन करते हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो उस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी जॉब्स कम हो जाएंगी। तो व्हाइल सम डोमेस्टिक जॉब्स में बी सेव्ड बट अदर सफर ड्यू टू रिड्यूस द ग्लोबल मार्केट एक्सेस, जो उस चेन के अंदर शामिल थे, इंपोर्ट की चेन के अंदर, तो वो सब क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो जॉब का भी लॉसेज होगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे प्रोटेक्शनिज्म के। अब रिसेंट ट्रेंड देखते हैं कि रिसेंट में हमने प्रोटेक्शनिज्म या डी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कहां पर देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में तो पार्टिसिपेशन होता ही था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें डी ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला है, जैसे ब्रेक्जिट। ठीक है, ब्रेक्जिट का मतलब क्या है, ब्रिटिश एक्जिट, ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम का कहां से एग्जिट, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन ने कब छोड़ दिया था, तो ये 2020 के अंदर यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट्स हो गए, तो ये एक प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैसिफिक से की जो नेबर कंट्रीज हैं उनका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से यूएस ने विड्रॉल कर लिया था अपने आप को 2017 के अंदर। तो इससे भी हमें क्या देखने को मिला है, प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला है। और यूएस चाइना एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, यूएस चाइना के अंदर माल नहीं बेच पाता है और चाइना यूएस के अंदर माल नहीं बेच पाता, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर भारी टैक्सेस लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में टैरिफ वॉर चलता रहता है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उसने वार्न किया है कि भाई मैं इंडिया को भी नहीं छोड़ूंगा, इंडिया के ऊपर भी टैक्सेस लगाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद है कोविड-19 जो अभी आया था 19 के अंदर, तो उसके अंदर हमने देखने को मिला कि भाई यहां पर अपनी ही नीड पूरी नहीं हो रही, तो सेल्फ रिलायंट होने पर, आत्मनिर्भर होने पर हमने ज्यादा फोकस किया, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को
रिवाइव करने पर ज्यादा फोकस किया, हमने इंटरनेशनल ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया कि भाई दूसरी कंट्रीज को हम इंपोर्ट वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो कोविड-19 के अंदर भी ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट हो गई थी, ठीक है, ट्रेड्स रुक गया था। उसके बाद रसिया यूक्रेन जो वॉर है, तो रसिया के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट हुआ। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, WTO हो गया, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे रिसेंट में प्रोटेक्शनिज्म या डीग्लोबलाइजेशन को देखने को मिलते हैं। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप का था। यहां पर एक ही वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो 7th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। काफी लंबा चैप्टर होगा, काफी डिटेल चैप्टर होगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर कोई भी डाउट रहता है, किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए गुड डे।